इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। स्वागत आप सभी का। मैं आपके साथ अब्दुल नबी हसन। बुलेटिन की करते हैं शुरुआत बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर दरअसल आपको बताते चले, सीएम योगी आदित्यनाथ ने बढ़ती ठंड और भीषण शीतलहर को लेकर सख्त निर्देश दिए हैं। सभी आईसीएसई, सीबीएसई और यूपी बोर्ड के स्कूलों को 1 जनवरी तक बंद रखने का आदेश जारी किया गया है। सीएम ने कहा है कि अधिकारी क्षेत्र में भ्रमणशील रहें और जनता की सुरक्षा सुनिश्चित करें। प्रत्येक जनपद में कंबल और अलाव की पर्याप्त व्यवस्था होना चाहिए। साथ ही किसी भी व्यक्ति को खुले में ना सोने दिया जाए। रैन बसेरों में सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं। अधिकारियों को कहा गया है कि ठंड से प्रभावित लोगों के लिए सभी जरूरी इंतजाम तत्काल किए जाएं। तो आपको बताते चले, 12वीं तक के स्कूलों को बंद करने के निर्देश दिए गए हैं 1 जनवरी तक। सीबीएसई, आईसीएसई और यूपी बोर्ड के सभी स्कूलों को 1 जनवरी तक बंद करने का निर्देश जारी किया गया है। प्रशासन की तरफ सरकार और प्रशासन की तरफ से स्कूलों को 1 जनवरी तक बंद करने के निर्देश दिए गए हैं। दरअसल बढ़ती ठंड को लेकर अनुराग तिवारी हमारे साथ, हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, ज़्यादा जानकारी देंगे। अनुराग, बताइए ज़रा, इस समय ठंड बाकायदा बेहद ज़्यादा होने लगी है अब, और उसको लेकर प्रशासन की तरफ से निर्देश जारी किए गए हैं स्कूलों को लेकर। ये देखिए, ठंडक के चलते अब जिलाधिकारी लखनऊ ने बच्चों की जो छुट्टियां हैं उनको 1 तारीख तक कर दिया है, क्योंकि लगातार देखने को मिला कि जो टेम्परेचर है वो बेहद तेजी स्थिति में डाउनफॉल हुआ और पारा लुढ़क करके 7 से 8 डिग्री तक पहुंचा अब्दुल। ऐसे में एहतियातन अब स्कूलों को कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक और प्री सेक्शंस को भी 1 तारीख तक के लिए अब बंद कर दिया गया है। लेकिन और भी चीज़ें हैं अनुराग, क्योंकि ठंड बेतहाशा बढ़ रही है, जिसको लेकर ये भी निर्देश दिए गए हैं। स्कूल तो ठीक है 1 जनवरी तक बंद रहेंगे, बंद करने के निर्देश दिए गए हैं। जो रैन बसेरे हैं, ये भी सुनिश्चित किया जा रहा है कि वहाँ पर किसी भी तरह की असुविधा ना हो। लोगों को कंबल वितरित किए जाए, हर जनपद में कंबल वितरित किया जाए, अलाव की व्यवस्था हो। क्या कुछ और निर्देश जारी किए गए? जी देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्वयं इन सब चीजों को मॉनिटर कर रहे हैं और मुख्यमंत्री ने साफ तौर से देखिए आदेशित किया है कि कोई भी व्यक्ति पूरे राज्य के अंदर खुले में ना सोए। ऐसे में जो रैन बसेरे हैं, अलाव व्यवस्था है, उनको चाक चौबंद करने के लिए कहा गया है। और साथ साथ मुख्यमंत्री इस चीज को भी इंश्योर कर रहे हैं कि स्वास्थ्य व्यवस्थाएं कैसी हैं, वो सुविधाएं कैसी हैं और वहां पर क्या कुछ इंतजाम है। तो देखिए, कहीं ना कहीं जो ठंडी का कहर है ये तो जारी है, लेकिन इस बीच उत्तर प्रदेश में जो सूबे के मुख्यमंत्री हैं वो एक्टिव मोड में है और साथ साथ देखिए इसकी मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं। साथ में अब जी जी बताइए अधिकारी अनुराग। वो भ्रमणशील रहें। उनको भी कहा गया है कि आप भ्रमणशील रहेंगे और आप मॉनिटरिंग करेंगे, ऑन मॉनिटरिंग करेंगे और रैन बसेरे तमाम जगहों पे जो जिला अधिकारी हैं या नगर आयुक्त हैं या मेयर हैं, उन सबको भी कहा गया है कि आप फिजिकली खुद जाइए ऑन फुट और वहां जाकर के देखिए कि क्या हालात हैं। तो इस तरह के कुछ इंतजाम है और कुछ मॉनिटरिंग के इंतजाम है जो करे गए हैं, इंश्योर करे गए हैं कि सर्दी से जो बचाव है वो हो सके। बच्चों का ही नहीं, साथ साथ बड़ों को भी इंश्योर करने के लिए, उनको भी सेफ रखने के लिए सारे इंतजाम किए गए हैं। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए अनुराग। इधर उत्तर प्रदेश में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने केंद्र सरकार पर मनरेगा को कमजोर करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि मनरेगा जो पहले एक कानून था, उसे सरकार ने सिर्फ योजना बनाकर उसके मूल उद्देश्य को खत्म कर दिया। 100 दिन के गारंटी शुदा रोजगार का अधिकार प्रभावित हुआ है। बीते 9 महीनों से मजदूरों की मजदूरी अटकी हुई है। अजय राय ने कहा है कि इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस 5 तारीख से देश भर में अभियान चलाएगी। इसके तहत हर प्रदेश के गांव-गांव में चौपाल और पंचायत लगाकर लोगों को जागरूक किया जाएगा, उनकी आवाज उठाई जाएगी। नाम बदलने का ही नहीं है, ये पूरी तरीके से ये कानून को इन्होंने योजना बना दिया। जो कानून था मनरेगा का, उसको इन्होंने योजना बना दिया और उस योजना के तहत आप देख सकते हैं कि पूरे देश के अंदर एक बहुत ही मुझे लगता है कि जो संदेश गया है आम लोगों में, वो गलत संदेश गया है। जो मनरेगा एक ऐसे आम आदमी, गरीब आदमी के लिए ये सबसे बड़ा
एक हमारी जो कानून बनाया था, बड़ी एक जीविकापार्जन का एक माध्यम था, जिसमें 100 दिन गारंटी थी कि उनको काम मिलता था। और मैं आपको इतना बताना चाहूँगा कि 9 महीने से अभी लोगों को उनके जो वेजेस हैं वो नहीं मिले हैं। जो उनको 9 महीने में जो उनको काम मिलता था वो पूरी तरीके से पैसे रुके हुए हैं, उनको नहीं मिला है। यही कारण है कि कांग्रेस पार्टी 5 तारीख से पूरे देश के अंदर हर प्रदेश के कोने कोने में, गांव-गांव में हम चौपाल लगाएंगे, हम लोगों के बीच में पंचायतें लगाएंगे। उसी के तहत प्रभारी जी ने बताया कि रैलियाँ भी होंगी और पूरे प्रदेश के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर गांव-गांव को, पूर्वे को जगाने का हम काम करेंगे, लोगों को बताने का काम। लंबे समय के बाद समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आगरा महानगर संगठन में बड़ा बदलाव किया है। दरअसल आपको बताएं, शब्बीर अब्बास को नया महानगर अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इस बदलाव को लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। रविवार को शब्बीर अब्बास ने औपचारिक रूप से महानगर अध्यक्ष पद की कार्यभार संभाला है। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में सैकड़ों की संख्या में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता शामिल रहे। कार्यक्रम के दौरान कार्यकर्ताओं के नए महानगर अध्यक्ष का जोरदार स्वागत किया गया। संगठन को मजबूत करने का विकल्प लिया गया। देखिए, सपा महानगर अध्यक्ष के ने कार्यभार ग्रहण किया। शब्बीर अब्बास को ये कमान मिली है। समाजवादी पार्टी के महानगर अध्यक्ष शब्बीर अब्बास हमारे साथ मौजूद हैं। कार्यभार ग्रहण किया है। बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी के कार्यालय पर तमाम कार्यकर्ता हैं और स्वागत किया है। क्या कहेंगे, बड़ी जिम्मेदारी दी गई है समाजवादी ने? देखिए, मुझे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने आगरा महानगर का अध्यक्ष की ये जिम्मेदारी सौंपी है और आज हमने संकल्प लिया है कि हम समाजवादी पार्टी की जो रीति और नीति है उसको आगरा में ही नहीं, आगरा की 9 सीटों पर, यहाँ तक कि हम मथुरा और फिरोजाबाद तक भी अपने इसको विकसित करेंगे। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष की जो भावना है उसके अनुरूप जो जन विरोधी नीतियाँ हैं भारतीय जनता पार्टी की, उन जन विरोधी नीतियों के खिलाफ हम सड़कों पे आकर आंदोलन, ऐसा आंदोलन तो भारतीय जनता पार्टी को ये महसूस होने लगेगा कि समाजवादी पार्टी की जो गूंज है, आगरा में अगर कोई आंदोलन होगा तो लखनऊ तक उसकी आवाज़ पहुंचेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। क्योंकि आज जो जन सैलाब, जो हजारों की संख्या में कार्यकर्ताओं का यहाँ देख उमड़ा है, मैं समझता हूँ कि ये लोग चाहते हैं कि जो मोहब्बत की नगरी आगरा थी उसके अंदर किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने बीज नफरत के बोए हैं, उसका मोहब्बत का भी काम समाजवादी पार्टी करेगी। जो इन्होंने वायदे किए थे आगरा के लिए, उन वायदों को निभाने के लिए भी इनको मजबूर करेगी और इनको याद दिलाएंगे हम लोग कि किस तरीके से आगरा की जनता को इन्होंने गुमराह कर वोट लिया था। साथियों, मैं आपके माध्यम से हम अपनी पार्टी के मुखिया माननीय अखिलेश यादव जी को 2027 में मुख्यमंत्री बनाने के लिए हमारा एक एक कार्यकर्ता आगरा का जो भी हो सकेगा प्रयत्न करेगा और हम जनता के दिलों पे राज करते हुए उत्तर प्रदेश में 2027 में बड़ी चुनौती है। महानगर अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है, लेकिन समाजवादी पार्टी की अगर बात करें तो आगरा में 9 विधानसभा हैं, लेकिन अभी फिलहाल की बात करें तो पिछले दिनों की तो कभी भी परचम नहीं लहरा पाई है समाजवादी पार्टी। देखिए, परचम लहराए या न लहराए, समाजवादी पार्टी ने कभी अपना जो सिद्धांत था उससे समझौता नहीं किया और उसी को समझौता न करते हुए आज हम दूसरे नंबर की पार्टी बने हैं आगरा के अंदर। आने वाले दिनों में हम 1 नंबर की पार्टी बनेंगे और वही सिद्धांत अपनाएंगे जो समाजवादी पार्टी के। 27 में मुख्य रूप से मुद्दे क्या रहेंगे? 27 में मोहब्बत का मुद्दा रहेगा, संविधान का मुद्दा रहेगा, जो भारतीय जनता पार्टी ने वायदे किए थे वो मुद्दे रहेंगे। तमाम ऐसी बातें हैं जो कि इन्होंने जो मजबूर कर रही हैं हमें संघर्ष करने के लिए, वो संघर्ष करेंगे एक और दिलों पे राज करेंगे। यही मुद्दे हमारे रहेंगे। धन्यवाद। देखिए, ये हमारे साथ समाजवादी पार्टी के नवागत महानगर अध्यक्ष शब्बीर अब्बास थे और बड़ी संख्या में यहाँ पर कार्यकर्ता और पदाधिकारियों ने उनका स्वागत व सम्मान समारोह भी किया है। अपने सहयोगी उमर के साथ जीशान अहमद, इंडिया वॉइस आगरा। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, बन रही बात साथ। ब्रेक के बाद बहुत स्वागत आप सभी का। कुछ और अहम खबरों पर डालते हैं विस्तार से नजर। पीलीभीत के
पूरनपुर में चेकिंग के दौरान पुलिस को देख दो संदिग्ध बाइक सवार भागने लगे। पीछा करने पर उन्होंने पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में हुई मुठभेड़ में दोनों आरोपियों के पैर में गोली लगी। घायल होने पर उन्हें पहले सीएससी और फिर हालत गंभीर होने पर जिला अस्पताल रेफर किया गया। पूछताछ में आरोपियों ने 3 दिन पहले गौकशी की घटना में शामिल होने की बात कबूल की है। पुलिस ने उनके पास से 2 तमंचे, 3 जिंदा कारतूस और 2 खोखा कारतूस बरामद किए हैं। आरोपियों पर पहले से कई मुकदमे दर्ज हैं। पूरनपुर में पुलिस मुठभेड़ में 2 लोग घायल हुए। पीलीभीत थाना पूरनपुर पुलिस को सूचना मिली कि थाना पूरनपुर क्षेत्र में 25 दिसंबर को जो गोकशी की घटना हुई थी, जिसके संबंध में मुकदमा अपराध संख्या 766/25 दर्ज भी है, उसके अपराधी फिर से गोकशी करने की फिराक में हैं तथा माधो टांडा से पूरनपुर की तरफ आने वाले हैं। सूचना मिलते ही पूरनपुर पुलिस द्वारा चेकिंग शुरू की गई। माधो टांडा पूरनपुर मार्ग पर रमपुरा माइनर पुलिया के नज़दीक पुलिस टीम द्वारा एक संदिग्ध मोटरसाइकिल जिसपे 2 लोग सवार थे, उसको रोकने का प्रयास किया गया। पुलिस पार्टी से गिरता देख मोटरसाइकिल सवारों द्वारा अपनी मोटरसाइकिल खेतों की तरफ दौड़ा दी गई, जहां पर वह स्लिप होकर गिर गई, जिसके पश्चात बदमाशों द्वारा पुलिस पार्टी पर फायर किया गया। जवाबी फायरिंग में 2 मोटरसाइकिल सवार बदमाश बब्बू तथा अफजाल, दोनों निवासी कस्बा पूरनपुर, पैर पर गोली लगने से घायल हुए हैं। दोनों को तत्काल उपचार हेतु सीएचसी पूरनपुर भेजा गया है। मौके पर एक मोटरसाइकिल, 2 तमंचे तथा गोकशी के उपकरण बरामद किए गए हैं। अभी तक की पूछताछ में दोनों बदमाशों द्वारा 25 दिसंबर को हुई गोकशी की घटना में अपनी संलिप्तता स्वीकार की गई है। इधर जिले के रानीगंज थाना क्षेत्र के बुढ़ौरा कुंभापुर में पुलिस और शातिर चोर गिरोह के बीच मुठभेड़ हुई। पुलिस कार्रवाई में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि एक बदमाश फरार हो गया। मुठभेड़ के दौरान आरोपी मिथिलेश केसरवानी के पैर में गोली लगी, जिससे इलाज के लिए जिला अस्पताल भेजा गया। पुलिस ने उसके पास से अवैध तमंचा, जिंदा कारतूस, चोरी का सामान और घटना में प्रयुक्त कार बरामद की है। गिरफ्तार अन्य आरोपियों की पहचान लवकुश यादव, पवन यादव के रूप में हुई है। आरोपी 22 दिसंबर को सरकारी स्कूल में हुई चोरी में वांछित था। थाना रानीगंज की पुलिस को यह मुखबिर के द्वारा यह सूचना प्राप्त हुई थी कि चोरों का एक गिरोह जो थाना रानीगंज, फतनपुर, दिलीपपुर व आसपास के थाना क्षेत्रों में लगातार सरकारी बंद पड़े सरकारी भवनों में रात में घुसकर वहां से चोरी कर रहा है। इसमें खासकर विद्यालयों को टारगेट बनाया जा रहा है। इस सूचना पर थाना रानीगंज प्रभारी के द्वारा विभिन्न टीमों का गठन किया गया था, जो लगातार रात्रि के समय विभिन्न क्षेत्रों में सक्रिय कर गश्त करती थी। हाल ही में रानीगंज में 22 तारीख को सामिलियन विद्यालय चंदीपुर गोविंदपुर में चोरी की घटना हुई थी। उस घटना में भी ये चोर शामिल थे। आज जब थाना रानीगंज की पुलिस की टीम के द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में चेकिंग की जा रही थी, इसी दौरान बुढ़ौरा कुंभापुर के पास कुछ संदिग्ध व्यक्ति वैगनार गाड़ी से आते हुए दिखे। पुलिस ने चेकिंग के लिए जब उन लोगों को रुकवाया तो उसमें उतरने वाले बदमाश ने वहां पर पुलिस के ऊपर फायरिंग कर भागने का प्रयास किया। पुलिस ने अपनी सुरक्षा में जवाबी कार्रवाई की। इसमें एक बदमाश जिसका नाम मिथिलेश केसरवानी सन ऑफ गया प्रसाद केसरवानी, जो मूल रूप से फूलपुर प्रयागराज का रहने वाला है, अभी कोतवाली नगर क्षेत्र में रहता है, उसके एक पैर में गोली लगी तथा 2 अन्य बदमाश लवकुश यादव, पवन यादव पुत्र शिव कुमार यादव, जो जामताली थाना रानीगंज के रहने वाले हैं, उनको दौड़ाकर पुलिस के द्वारा पकड़ा गया। मौके से एक बदमाश जयद्रथ उर्फ जयप्रकाश यादव, जो दिघवट थाना रानीगंज का रहने वाला है, वह मौके से फरार हो गया। बदमाशों के पास से एक अवैध तमंचा, कुछ जिंदा कारतूस और कुछ खोखे बरामद हुए हैं। इनकी गाड़ी में कुछ चोरी का सामान भी बरामद हुआ है। प्रथम दृष्टया इनके द्वारा बताया गया कि अन्य चोरी का सामान भी इनके द्वारा विभिन्न जगहों पर छिपा कर रखा गया है। इनकी निशानदेही पर जल्द ही उन चोरी के सामानों को बरामद किया जाएगा तथा फरार बदमाश को जल्द ही गिरफ्तार कर उसे पुलिस अभिरक्षा में लेकर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जाएगा। इधर कानपुर देहात में अत्यधिक ठंड और शीतलहर को देखते हुए जिला प्रशासन ने कक्षा 1 से 12 तक के सभी विद्यालयों को 1 जनवरी तक बंद रखने के आदेश दिए हैं।
जिलाधिकारी के निर्देश पर बेसिक शिक्षा अधिकारी और जिला विद्यालय निरीक्षक ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। बीते दिनों से पड़ रही कड़ाके की ठंड, घने कोहरे और धुंध के कारण जनजीवन प्रभावित है। शीतलहर के चलते सुबह और रात के समय तापमान में भारी गिरावट दर्ज की जा रही है। छात्रों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ये निर्णय लिया गया है। कानपुर से हमारे संवाददाता गौरव शुक्ला इस खबर पर और ज्यादा जानकारी हमें देंगे। गौरव, जरा बताइए क्या कुछ निर्देश जारी किए गए हैं जिलाधिकारी की तरफ से? देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं कि जिस तरीके से ठंड में दस्तक दी और लगातार अत्यधिक ठंड और शीतलहर चल रहा है, कोहरे की धुंध है, इसको देखते हुए जिलाधिकारी ने निर्देश जारी किए और उनके निर्देश के बाद जिला विद्यालय निरीक्षक और बेसिक शिक्षा अधिकारी ने कक्षा 1 से 12 तक के सभी विद्यालयों को 1 जनवरी तक के बंद रहने के आदेश जारी कर दिए हैं। क्योंकि जिस तरीके से ठंड पड़ रही है, आम जनजीवन है वो पूरी तरह से प्रभावित है, लोगों का घर से निकलना दूभर हो चुका है और ऐसी ठंड को देखते हुए जिलाधिकारी ने ये निर्देश जारी किया, जिसके चलते अब 1 जनवरी तक कक्षा 1 से 12 तक के सभी विद्यालय जारी रहेंगे और जिला प्रशासन लगातार लोगों से अपील भी कर रहा है कि आवश्यकता पड़ने पर ही घर से बाहर निकले और सभी व्यवस्थाओं के साथ गर्म कपड़े पहनकर और अगर जरूरत न पड़े तो घर से बाहर न निकले। परिवहन विभाग लगातार वाहन चालकों से अपील कर रहा है कि वो एक निश्चित गति के साथ वाहन चलाएं। आवश्यकता पड़ने पर अगर उनको गाड़ी खड़ी करनी है तो वो हाईवे से हटकर एक सही जगह पर जो मानक के अनुरूप हो, जिससे हादसों को रोका जा सके। लगातार जो है जिला प्रशासन रैन बसेरों को लेकर के सजग नजर आ रहा है, किसी को किसी तरीके की कोई समस्या ना हो, इसको लेकर जिला प्रशासन अलर्ट। और यही वजह है कि डीएम ने निर्देश जारी किए, जिसके बाद ये बेसिक शिक्षा अधिकारी और जिला विद्यालय निरीक्षक ने ये आदेश जारी किए। जी, एक और चीज है कि क्या सिर्फ स्कूलों के लिए निर्देश जारी किए गए हैं, कक्षा 1 से 12 तक के स्कूलों के लिए? इसके अलावा जो रैन बसेरे हैं और जो अलग अलग जगहें हैं, बाकायदा जो बाहर लोग रहते हैं, उनको किसी भी तरह की दिक्कत ना हो, उनको रैन बसेरों में जगह मिले, कंबल वितरित हो, उसको लेकर भी क्या आदेश दिए गए हैं? देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं, जिस तरीके से शासन की मंशा है कि ठंड के चलते किसी को भी रात में गुजारा करने के लिए सही जगह मिले और इसको लेकर के नगर पंचायत क्षेत्रों में रैन बसेरे बने हुए हैं, वहां पे व्यवस्था सुलभ है। अलाव की व्यवस्था नगर पंचायतों में की गई है। अगर ग्रामीण क्षेत्रों की बात की जाए तो ये हकीकत नजर नहीं आ रही है कि ग्रामीण क्षेत्रों में कहीं ग्राम प्रधानों के द्वारा अलाव चलाए जा रहे हों, लेकिन नगर पंचायत में इस तरीके की व्यवस्थाएं की गई जिससे लोगों को राहत मिलती नजर आ रही है। जो तमाम सामाजिक संगठन है वो लोगों को चाय वितरित कर रहे हैं, जिससे पेय। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिला प्रशासन ने ये एडवाइजरी भी जारी कर रखी है कि जो गर्म तरल पेय पदार्थ है उनका सेवन करे, जिससे किसी भी आम जनमानस के व्यक्ति को जो है सर्दी से लड़ने का साहस मिल सके और वो ठीक है जी। ठीक गौरव, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जौनपुर के शाहगंज कोतवाली क्षेत्र में जबरन धर्म परिवर्तन का मामला सामने आया है। पीड़ित वीरेंद्र कुमार जायसवाल ने अपने पुत्र नितिन कुमार जायसवाल और पुत्र वधू प्रीति जायसवाल समेत 4 अन्य के खिलाफ तहरीर दी है। आरोप है कि नितिन और पत्नी ने चोरी छिपे ईसाई धर्म स्वीकार किया, परिवार और मोहल्ले पर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाना शुरू किया। शिकायत में कहा गया है कि नाबालिग बच्चों को चमत्कार के लालच में धर्म परिवर्तन के लिए उकसाया गया, विरोध करने पर धमकी दी गई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। तो 2018 में मुझे याद है बद्दोपुर में, जो शाहगंज क्षेत्र का एक तरीके से ईसाइयत का हब माना जाता है, वहाँ उस समय इनके गिरजाघर वगैरह भी थे। उस समय पूरे गांव पे इन्होंने अपना लोक प्रलोभन दे के, बाद में गांव वालों ने इसको कबूला भी था। प्रशासन जब इस पर एक्टिव हुआ तो उसमें निकल के आया कि कुछ पैसों की लालच में जो गरीब समाज के लोग होते हैं, जो आर्थिक रूप से कमज़ोर लोग होते हैं, उनके ऊपर ये लोग अपना जाल फैलाते हैं और उनके मानसिक रूप से कमज़ोर उन लोगों को, आर्थिक रूप से कमज़ोर उन लोगों को अपना शिकार बनाते हैं। इसके खिलाफ सरकार को कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। मेरे भाई नितिन कुमार जायसवाल हैं, जो कि वीरेंद्र कुमार जायसवाल के पुत्र हैं। उनकी पत्नी का नाम प्रीति जायसवाल है। मेरे भाई बद्दोपुर गांव में जाते थे, वहाँ व्यापार करते थे, अपना दुकान चलाते थे। उस दुकान चलाने के दौरान दीवानी न्यायालय के मेरे अधिवक्ता एक हैं प्रदीप कुमार गौतम उर्फ सूर्या, और उनकी पत्नी सविता देवी हैं, जो कि बद्दोपुर के निवासी हैं। ये दोनों लोग साजिश के तहत निरंतर
प्रयास करते 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 मेरे भाई नितिन कुमार जायसवाल, उनकी पत्नी प्रीति जायसवाल का मन का परिवर्तन कर दिए और उनको इस तरह परिवर्तन कर लिए कि वो लोग ईसाई धर्म का परिवर्तन कर लिए। इस बात की जानकारी हम लोग पहले तो नहीं थी, 2 साल से लगभग हम लोग को इस बात की जानकारी हुई। चूँकि घर के मेंबर थे इसलिए हम लोगों ने प्रयास किया कि ये अपनी आदतों में सुधार कर लें और बार बार इनको समझाने बुझाने का प्रयास किया। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार। इंडिया टॉयज, आपकी सोच, आपकी आवाज।